हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है जेकेएसएसबी के अंदर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो बहुत सारे बच्चे खुश होंगे जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी है। उनके लिए इस बार जो प्रिपरेशन है वो इजी हो जाएगी। कंपटीशन में वो थोड़ा सा बच्चों से बाकी बच्चों से आगे रहेंगे। लेकिन जो नए बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इस बार अप्लाई करेंगे, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लेकर के आए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही एक मैथमेटिक्स का टॉपिक। तो आज हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स को। ठीक है, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का फियर है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये सिंपल मैथ्स है, एप्टीट्यूड से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हर बच्चे को समझ आ सकती हैं। बस ज़रूरत है सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की और चीज़ों को समझने की। हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके से चीज़ों को लेकर के आएँ। ठीक है, और आप सबके लिए चीज़ों को ईजी बनाएं। बस खुद पे भरोसा रखो और थोड़ा सा फोकस करके इस सब्जेक्ट को देखो। बिकॉज ये एप्टीट्यूड नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगने हैं। ठीक है, आपको सिंपल सी चीज़ें पढ़नी है, स्टेटमेंट को समझना है, चीज़ें आपके दिमाग में ईजिली बैठ जाएंगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि जिसने एक बार वीडियो स्टार्ट की, 5 मिनट वीडियो देखी और बंद कर दिया। इतने में बेटा मैथ समझ नहीं आने वाला। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तो अगर आप वीडियो में आए हैं, वीडियो से जुड़े हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। बिकॉज एक बार में किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। आप उसको कंप्लीटली देखें, समझें। जब आपको ये चीज़ें समझ थोड़ी थोड़ी भी आएंगी, तो जब आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं है, बल्कि जो क्लास 11th में बच्चे हैं, जिनको सेट थ्योरी में कोई डाउट है, तो उनके लिए भी ये वीडियो एक तरीके से रिवीजन वीडियो की तरह है, वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटे, बस भरोसा रखिए और वीडियो को पढ़िए, समझिए। तो जितने भी टॉपिक हैं हम मैथ के आपके लिए, वो सारे के सारे जो हैं लेकर के आएंगे। ठीक है बेटा, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, सेट थ्योरी। सबसे ईजी तो आपको ये लगता है, बट फिर भी इसमें बच्चे जो हैं जब एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, बहुत मिस्टेक्स कर जाते हैं। बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। आसान तो ये चैप्टर है, बिल्कुल नो डाउट आसान है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सिर्फ चैप्टर को नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों को नोट करना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें एक स्टैटिक क्वेश्चन जो है दिमाग में बिठा के रखना है, याद रखना है। वो है फादर, यानी हु इज़ द फादर ऑफ सेट थ्योरी इन मैथमेटिक्स। तो वो है जॉर्ज कैंटर। कौन है? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर जो है ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है, ठीक है, जिन्होंने सेट थ्योरी के बारे में बताया था। बस इतना ही आप याद रखें। इसके साथ साथ आप हो सके तो एक आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, हु इज़ द फादर ऑफ मैथमेटिक्स एंड हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेट थ्योरी पे। तो पहले मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सेट, सेट है क्या? ठीक है, जैसे सेट आपने अपनी डेली लाइफ में वर्ड तो सुना रखा होगा। ठीक है, सुन रखा होगा ना। जैसे आप शॉप पे जा रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है कि एक कप सेट खरीद लीजिए, आपका फ्रेंड कह रहा है, आपके फैमिली मेंबर कह रहे हैं, शॉप वाला कह रहा है, और भी बहुत सारी जगहों पे आपने ये वर्ड सुन रखा होगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज सेट, तो आप अपने वर्ड्स में क्या बताएंगे? सेट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल, यही आंसर रहने वाला आपका। बट मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज सेट, तो आप क्या बताएंगे? तो सेट की डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट। तो आपने ये दो वर्ड का इसमें यूज़ करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड। समझ आया? ये दो वर्ड आपको याद रखने ही रखने हैं। हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए सेट की। ठीक है, तो इन दो वर्ड्स पे आपने फोकस करना है। अब समझते हैं कि वेल डिफाइंड क्या है और वेल डिस्टिंग्विश्ड क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब है यू कैन क्लियरली डिसाइड वेदर एन एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड में आप बता सकते हैं कि आपको क्लियरली डिसाइड करना होता है, क्लियरली डिफाइन करना होता है चीज़ों को, कि कोई एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये आपको क्लियरली डिफाइन करना है। ठीक है, उसी को आप सेट कहेंगे जहाँ पे आप क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी सेट के अंदर आता है, और कौन सा एलिमेंट जो है सेट के अंदर नहीं आ सकता। दूसरा वर्ड है आपके सामने वेल डिस्टिंग्विश्ड। क्या मतलब है इस वेल डिस्टिंग्विश्ड वर्ड का? ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। क्या मतलब है? एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। हर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होना चाहिए। समझ आइए दोनों वर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इन दोनों वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं कि क्या है वेल डिफाइंड और क्या है वेल डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, एक सेकेंड। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो एक
सेट फॉर्म करेगी और कौन सी जो है वो सेट फॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, जैसे आपसे मैं पूछता हूँ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आप आंसर क्या बताएंगे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। मैं पूरी क्लास में अगर किसी भी बच्चे से पूछूंगा जिसको इसकी नॉलेज है तो वो यही आंसर देगा सेट ऑफ वोवेल्स के बारे में, बिकॉज ये वेल डिफाइंड है। हमें वोवेल की डेफिनेशन पता है, हमें वोवेल के बारे में पता है कि वोवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वोवेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल है कि नहीं? और ये डिस्टिंग्विश्ड भी है। आप देखें हर एक एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वेल डिस्टिंक्ट या फिर वेल डिस्टिंग्विश्ड। समझ आया आपको वर्ड वेल डिस्टिंग्विश्ड का मतलब? कि कोई भी लेटर या कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी एलिमेंट जो है सेट का वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो आप आंसर क्या बताएंगे अगर आपसे फर्स्ट 5 इवन नंबर पूछे जाते हैं? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड 10। क्लास में हर बच्चा यही आंसर देगा, बिकॉज वेल डिफाइंड है कि किनको हम इवन नंबर बुलाते हैं। तो उनमें से अगर फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लिखने होंगे तो हम यही लिखेंगे, हर बच्चा यही लिखेगा। आंसर वेरी नहीं करेगा, बच्चों का आंसर वेरी नहीं करेगा, बिकॉज ये चीज़ें वेल डिफाइंड हैं। और उसके साथ साथ अगर आप सेट के अंदर देखें तो वेल डिस्टिंग्विश्ड भी हैं, बिकॉज कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। अगर नंबर रिपीट हो जाता तो ये सेट नहीं रहता। ठीक है, वेल डिफाइंड है और वेल डिस्टिंग्विश्ड है, तो किसी भी तरह का आंसर में डाउट नहीं आएगा किसी भी बच्चे को, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? सेट्स कहलाएंगे। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स। क्या आप सब बच्चे 5 बेस्ट क्रिकेटर्स में एक जैसे प्लेयर्स का नाम लेंगे? अब आप देख सकते हैं किसी बंदे को या किसी बच्चे को रोहित शर्मा पसंद है और किसी को विराट कोहली। ठीक है, कोई अपने टॉप 5 में रोहित शर्मा का नाम लेगा, महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेगा, विराट कोहली का नाम लेगा, सचिन तेंदुलकर का नाम लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है महेंद्र सिंह धोनी का नाम ना ले अपने टॉप बेस्ट 5 क्रिकेटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउट अराइज होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि सबका आंसर जो है हमें सेम नहीं मिलेगा, पूरी क्लास में अलग अलग 5 बेस्ट क्रिकेटर्स का सेट जो है बच्चे बना के देंगे, तो इसको आप सेट नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो इसको आप सेट नहीं बुलाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये सेट फॉर्म नहीं करेगी। इसी के साथ सेकंड एग्जांपल है, अगर आपसे बोला जाता है कि सेट बना के दो ब्यूटीफुल गर्ल्स का इन योर क्लास, क्या हर बंदे के लिए ब्यूटी की डेफिनेशन सेम है? अब ऐसा तो होता नहीं ना कि एक बंदे को जो ब्यूटीफुल लग रहा है दूसरे बंदे को भी वही ब्यूटीफुल लगे। अगेन डाउट यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड दो स्टेटमेंट्स हैं ये सेट फॉर्म नहीं करती। ठीक है, ये सेट की फॉर्मेशन नहीं करेंगी। ठीक है, क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किन चीज़ों को हम, किन स्टेटमेंट्स को हम सेट बुला सकते हैं और किन को हम सेट्स नहीं बुला सकते मैथ के अंदर। ठीक है, अगर आप मैथ के बाहर जाएं तो आप इसको सेट बुला सकते हैं, बट मैथमेटिक्स में जहाँ पे जिस स्टेटमेंट में डाउट अराइज हो गया, जहाँ पे आंसर चेंज हो गए, पर्सन टू पर्सन वैरी किया आंसर, वो स्टेटमेंट कभी भी सेट फॉर्मेशन नहीं करेगी। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सेट है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सेट है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सेट का हिस्सा नहीं है। क्लियर? इतना समझ आया? तो आगे मूव करते हैं। अब कुछ नोटेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सेट को डिनोट किससे करते हैं? सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि सेट को डिनोट किससे करते हैं। यूजुअली हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। किनके साथ? कैपिटल लेटर्स के साथ, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बट यूजुअली हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले ली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हमने डिनोट किया कैपिटल एन से। ठीक है, किससे डिनोट किया? कैपिटल एन से। दूसरी चीज़ एलिमेंट्स, अगर हम जनरल फॉर्म में एलिमेंट्स लिख रहे हैं या लेटर के फॉर्म में एलिमेंट्स को लिख रहे हैं तो आप स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को लिखा बट यहाँ पे लेटर्स नहीं है, नंबर्स हैं, तो यहाँ पे कोई लेटर स्मॉल या कैपिटल होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये एलिमेंट जो है नंबर है। बट अगर आप एलिमेंट्स लिखते हैं तो यूजुअली आपको वो स्मॉल लेटर्स में लिखने होते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि रिटन इन करली ब्रैकेट्स। जब भी आप सेट लिखेंगे उनको आप करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। ठीक है, सेट्स के जितने एलिमेंट हैं वो किसके अंदर क्लोज रहते हैं? करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक और चीज़ इसमें आप याद रखें, कॉमास का। किसका? कॉमास का। आप कॉमास का यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ठीक है, आप किसका यूज़ करेंगे? कॉमास का। आप देख सकते हैं अगर मैंने जहाँ पे भी एलिमेंट लिखा है तो
एलिमेंट्स के बीच में कॉमास का लिखना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के बीच में आपको कॉमा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नोटेशंस हैं सेट से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। जिसको बच्चे को क्लियर नहीं हुआ वो इतनी वीडियो को दोबारा बैक करके देख ले, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में, ठीक है। सम स्टैंडर्ड सेट्स जो आपको याद रखने हैं वो है जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ होल नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। इसी तरह इंटीजर्स को या तो जेड से या तो आई से, रैशनल नंबर्स के लिए क्यू, रियल नंबर्स के लिए आर एंड कम्प्लेक्स नंबर के लिए सी। इनसे आपको एक बात जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि अब से आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे अगर कैपिटल एन देखने को मिलता है दैट मीन्स वहां पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को पूरा ना लिख करके वहां पे एन लिखा जा सकता है, होल नंबर्स को पूरा ना लिख करके उसकी जगह पे डब्ल्यू का यूज किया जा सकता है। सिमिलरली जहां पे इंटीजर्स होंगे वहां पे जेड या फिर आई का यूज किया जा सकता है। इसी तरह रियल नंबर्स के लिए आर और कम्प्लेक्स नंबर के लिए सी लिखा जा सकता है। समझ आया इतना? तो ये रह गए कुछ आपके स्टैंडर्ड सेट्स, ठीक है। इन सेट्स के लिए आपको खुद से डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ए बी सी डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी खुद से आपको सेट का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनके जो सेट्स के नेम है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। नेचुरल नंबर अगर आपका सेट है आप उसको एन से डिनोट कर सकते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है। ये चीज़ बताने के लिए हम किस तरह से ये चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। किस तरह से हम ये चीज़ को बता सकते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं एक सिंबल का जिसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है सेट को बिलोंग करता है। इस को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन का, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे बिलोंग्स टू। क्या रीड करेंगे? बिलोंग्स टू। इस एप्सिलॉन को क्या रीड करने वाले हैं? बिलोंग्स टू। ये हमें बताएगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग करता है। अब कौन सा बिलोंग नहीं करता है उसके लिए हम यूज़ करेंगे डज नॉट बिलोंग। क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट बिलोंग। एप्सिलॉन के सिंबल के साथ ये स्लैश डाल देंगे यानी इसको काट देंगे, ठीक है। डज नॉट बिलोंग। क्या लिखेंगे इसको? डज नॉट बिलोंग। इतना समझ आया? ठीक है, इतना समझ आया। अगर कोई ए एलिमेंट जो है जो सेट ए को बिलोंग करता है, मान लो एक एलिमेंट है ए और सेट है एस, तो हम क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू एस। तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ए बिलोंग नहीं कर रहा है सेट एस को तो हम लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस, यानी लिखने का तरीका ये रहेगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अब अगर कोई सेट एस है और उसका एलिमेंट ए है, उसमें एक ही कंडीशन ट्रू होगी, या तो ए बिलोंग करेगा या तो वो बिलोंग नहीं करेगा, दोनों में से एक ही कंडीशन होगी। दोनों कंडीशन नहीं हो सकती कि ए बिलोंग भी कर रहा है सेट ए को और ए बिलोंग भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। ये रही एग्जांपल, एक सेट है हमारे पास, सेट ले लिया हमने ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। अब अगर हमसे पूछा जाए कि क्या 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है या फिर क्या 2 जो है वो ए को बिलोंग करता है या नहीं, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, यस 2 क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो सेट ए का मेंबर है। इस बिलोंग्स का क्या मतलब है कि 2 जो है वो ए सेट का मेंबर है। आप देख सकते हो, है बिल्कुल है। अगर आपसे पूछा जाए क्या 3 जो है वो ए सेट का मेंबर है, आप बोलेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि क्या 4 जो है वो ए सेट का मेंबर है, आप बोलेंगे यस 4 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि क्या 6 जो है वो ए सेट का मेंबर है, आप बोलेंगे हाँ 6 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 7 बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ आया कि किस तरह से हमने बताना है कोई मेंबर, कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू का या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को जनरली हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बिकॉज तीसरी जो फॉर्म है वो ज़्यादा आपसे नहीं पूछी जाती, तो बट मैं यहाँ पे तीनों के नाम बता दूंगा आपको, ठीक है। एक आ जाती है आपकी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जिसको हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, टेबुलर मेथड, ठीक है, याद रखोगे। दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म, BUILDER, बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम जानते हैं एक और नाम से, वो नाम है रूल मेथड। क्या है? रूल मेथड,
ठीक है, इतना समझ आया। अब तीसरा फॉर्म जो कॉमन नहीं है, ज़्यादातर बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, लेकिन आपको जो याद रखनी है वो ये दो ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं दो तरह की रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम बुक्स में आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ आपको याद रखना है रूस्टर फॉर्म का अनदर नेम क्या है? टेबुलर मेथड। और सेट बिल्डर फॉर्म का अनदर नेम है रूल मेथड, या फिर हम इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है प्रॉपर्टी मेथड। इतना समझ आया। अब समझते हैं कि रूस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं रूस्टर फॉर्म के बारे में। किसके बारे में? रूस्टर फॉर्म के बारे में। ठीक है, या फिर टेबुलर मेथड, जिसको हम टेबुलर मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट, यानी जो भी सेट के एलिमेंट होंगे उनकी लिस्ट बना दी जाती है। ठीक है, लिस्ट बना दी जाती है और उस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से और रखा जाता है विद इन करली ब्रैकेट। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा आपको। जैसे हम ले लेते हैं कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 की हमने लिस्टिंग कर दी। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ठीक है, ध्यान देना है, हमने लिस्ट बना दी ए ई आई ओ यू की और उस ए ई आई ओ यू को हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। ये कंपलसरी है, आपको कॉमास लगाने ही लगाने हैं। अगर कॉमास नहीं है दैट मीन्स वो सेट ही नहीं है। ठीक है, और क्लोज करना है करली ब्रैकेट में। ये भी ध्यान देना, अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तो ये सेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, ये गलत तरीका है लिखने का, ये आपका सही तरीका रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट्स का ध्यान देना है, कॉमास का ध्यान देना है। ठीक है, तो इतना सिंपल है आपका रूस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर मेथड। ठीक है बेटा, तो एक और एग्जांपल देख लो रूस्टर फॉर्म की। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बट फिर भी देख लीजिए। जैसे इफ़ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, देन ए एक सेट है, हमने बना दिया ए इज इक्वल्स टू क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स। हमने इवन नेचुरल नंबर्स लिख लिए, बट नेचुरल नंबर्स की कभी एंडिंग नहीं होगी। आप जितना आगे चलता चले जाएं ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, डॉट 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 हमने डाल दिया, दैट मीन्स ये खत्म नहीं होंगे। आप इसको जितनी आगे ले जा सकते हैं आप ले जाइए। ठीक है, तो जब रूस्टर फॉर्म खत्म नहीं हो रही तब आप यूज करेंगे डॉट 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 का। ठीक है, अगर रूस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो आप लास्ट पे डॉट 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 से उसको कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो समझ आ गई रूस्टर फॉर्म? ठीक है, समझ आ गई तो बहुत बढ़िया। आगे मूव करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। उससे पहले कुछ पॉइंट आपको जो याद रखने हैं वो है ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट इज इमटेरियल। कहने का मतलब कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, एन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या लिख लिया? 1 2 3 4 एंड 5 बन गया सेट। बट ऑर्डर जो है वो इमैटेरियल है, यानी ऑर्डरिंग जो है वो मैटर नहीं करेगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 1 4 3 एंड 5 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लिखे तो हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ही, चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 5 4 3 2 एंड 1। क्लियर? और एक और चीज़ जो इसमें याद रखनी है, एन एलिमेंट ऑफ सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी एलिमेंट जो है उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, वो गलत तरीका है। जैसे 2 2 3 4 1 5 ये गलत है, बिकॉज 2 की जो है ये रिपीटिशन होगी, तो ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये क्या है? रॉन्ग मेथड है। क्लियर? इतना समझ आया? तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड या फिर सेकंड मेथड वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम जानते हैं रूल मेथड के नाम से भी या फिर प्रॉपर्टी मेथड के नाम से भी। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड के नाम से भी। क्लियर? तो जो मैंने लिखा है इस पे फोकस मत करो, मैं सिंपल तरीके से आपको ये बता दूंगा एग्जाम्पल के तरीके से। आप एक इतनी सी बात याद रख लो, सेट बिल्डर फॉर्म में हम रूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रूल। रूल क्या है वो आपको लिखना है, यानी एक स्टेटमेंट में आपको रूल लिख देना है बस। ठीक है, इतना सा काम। हम लिस्टिंग नहीं करते, एक एक लेटर को नहीं लिखेंगे, एक एक एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम एक एक एलिमेंट को लिस्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने रूस्टर फॉर्म में किया वैसा हमें नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए इसकी सीधा आप। जैसे एक सेट है ए, एक सेट है ए। ठीक है, उसमें आपको बताना है इवन नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, लिखा है इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये एक स्टेटमेंट है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। जो मैंने थर्ड फॉर्म बताई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रखी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे रखी है। अब इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आपको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसको कैसे लिखा? हमने लिखा a इज इक्वल्स टू एक्स, यानी a के सारे मेंबर क्या होंगे? x।
याद रखना मैंने क्या कहा, ए के सारे मेंबर क्या होंगे, एक्स। बट उस x को अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। x को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन। x को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब हमें पता है मेंबर क्या है, नेचुरल नंबर, बट हमने लिखा x, तो हम लिखेंगे सच दैट। देखो ये दो डॉट का हम यूज करते हैं, उसके बाद किसका, देखो ये किया है दो डॉट का यूज, इसको बोलते हैं हम सच दैट। और कभी आपको दो डॉट देखने को मिलेंगे या फिर एक स्ट्रेट लाइन भी देखने को मिल सकती है इस तरह से, ठीक है। x के बाद इसको हम पढ़ेंगे सच दैट, ठीक है। अब हमने बोला a के सारे मेंबर x हैं, बट x क्या है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स। x क्या होंगे, नेचुरल नंबर, बट ये एक कंडीशन है अभी, बट इवन नेचुरल नंबर है ना, तो इवन नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या रहेगी, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू 2n, वेयर जो ये n है ये क्या होंगे, n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर्स को। किसको बिलोंग कर रहा होगा, नेचुरल नंबर्स को। क्लियर। अब अगर आप इस डेफिनेशन में n की जगह वैल्यूज डालें तो आपके पास ये वाले एलिमेंट निकल करके आ जाएंगे। मैं बता देता हूं बिकॉज कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, उनके लिए x इक्वल्स टू 2, n की जगह पे क्या बेटा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं n की जगह पे 1 ले लेता हूं तो क्या आ गया 2, जो क्या है इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट ले लूं तो 2 इंटू 2 नेक्स्ट नेचुरल नंबर, तो नेक्स्ट इवन नंबर आपके पास 4 बन गया। इसी तरह से 6 8 आपका बन जाएगा। ये डेफिनेशन आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई या डेफिनेशन बनाई वो हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चों के लिए सेट ब्यूल्डर फॉर्म कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और करता है, बट जब आप इस पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। इस पे मैं एक और सिंपल सी एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ, आप इसको एक सिंपल तरीके से भी लिख सकते थे, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर के लिए, इवन नेचुरल नंबर के लिए। इजी वे क्या था लिखने का बेटा, अब यहाँ नोट्स में लिखा है थोड़ा सा अलग तरीके से, तो मैं थोड़ा अगर इजी मेथड में इसको लिखना चाहूँ, मैं लिखूंगा ए एक सेट है जो इवन नेचुरल नंबर है, ए के मेंबर हैं एक्स, सच दैट, आप सिंपल लिख दो एक्स क्या है, एक्स तो लिख दिया बट एक्स को डिफाइन कर दो, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, सिंपल है, ठीक है। इस तरह आप लिख देते ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता, ठीक है। क्लियर, आगे मूव करते हैं। अब यहां से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी टाइप्स ऑफ सेट। क्या स्टार्ट हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सेट। आपने यहाँ पे सेट्स की टाइप्स पढ़नी है, तो सेट की बहुत सारी टाइप्स हैं, आज के लेक्चर में ख़त्म नहीं होंगी। अगर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे भी तो लेक्चर बहुत लंबा खिंच जाएगा। अगर लेक्चर लंबा खिंच गया तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आपके दिमाग से वॉश हो जाएगा। तो हम कुछ टाइप्स को आज पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे जो टाइप वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। कौन से सेट्स, फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट। ये तो नाम से ही बच्चों को समझ आ जाते हैं, बट फिर भी जिनको नहीं पता चलता उनके लिए हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए फाइनाइट सेट क्या है, पहले तो फाइनाइट सेट है इन विच एलिमेंट्स आर लिमिटेड, जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब लिमिट कितनी हो सकती है, लिमिट बेटा कुछ भी हो सकती है, यानी जिसमें आप बोल सकते हो जिसमें काउंटिंग हो सके, काउंटिंग एंड हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप काउंटिंग करते जाओ वो खत्म ही ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि काउंटिंग का एक टाइम पे आके एंड हो जाता है, चाहे वो 1000 तक काउंटिंग चली जाए, चाहे 10,000 तक चली जाए, चाहे लाख तक चली जाए, वो मैटर नहीं कर रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जब वो काउंटिंग एंड हो जाए, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स, अगर आप इसमें काउंटिंग करो तो 5 तक ही जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 से ज़्यादा वॉवेल आपको देखने को मिल जाए, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट, इतना सिंपल है ये, ठीक है। क्या बोला मैंने, जिसमें काउंटिंग पॉसिबल हो, मेंबर्स की काउंटिंग हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 की बात की है तो काउंटिंग 5 पे ही रुक जाएगी आके, ऐसा नहीं आगे चलती जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना, तो इसीलिए ये बन जाएगा फाइनाइट सेट। यानी सिंपल फाइनाइट सेट वो है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, मेंबर्स जो हैं लिमिटेड हैं। क्लियर। अब इसके अपोजिट आता है इनफाइनाइट सेट। क्या जाता है, इनफाइनाइट सेट ऑब्वियस है, इसका अपोजिट होगा हैज़ एंडलेस, यानी एक सेकेंड बेटा, हैज़ एंडलेस या फिर लिमिटलेस एलिमेंट्स, यानी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, काउंटिंग रुकेगी ही नहीं, आप करते जाइए और करते ही जाइए। जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बोल दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट,
बिल्कुल, ये इनफाइनाइट है बिकॉज नेचुरल नंबर की काउंटिंग नहीं रुकेगी, आप करते जाइए। इसीलिए इनफाइनाइट सेट को जब आप लिखते हैं तो कुछ एलिमेंट लिखने के बाद आप उसमें आगे डॉट 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 कर देते हैं, यानी सो ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इनफाइनाइट। क्या हो गया ये? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ठीक है, क्या है ये? अब मुझे बताइए क्या है ये? क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? बिल्कुल, ये क्या है? फाइनाइट। क्या है ये? फाइनाइट, बिकॉज काउंटिंग जो है वो एक टाइम पे रुक जाएगी। इसके मेंबर क्या रहेंगे? फर्स्ट 5 ऑड नंबर बोले हैं तो 1, 3, 5, 7 और 9। रुक गई? आगे गई? आगे नहीं जाएगी बेटा, यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? एक टाइप क्लियर हुई जिसमें हमने पढ़ा फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट की काउंटिंग और मेंबर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और इनफाइनाइट सेट के मेंबर अनलिमिटेड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक और चीज़, वो है कार्डिनलिटी या फिर कार्डिनल नंबर्स या फिर ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। किसी फाइनाइट सेट का आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। फाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या रहेगा? पहले लिखने का तरीका क्या है? हम इसको लिखते हैं, इसमें ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट में आपको नंबर्स बताने हैं कि किसी सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, उनकी नंबरिंग कितनी है। यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताना है और लिखने का तरीका है एन ऑफ ए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और 8। अगर अब इसकी हमें कार्डिनलिटी पूछी जाए या फिर इसके कार्डिनल नंबर पूछे जाए या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाएं या फिर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट पूछा जाए, क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है, लिमिटेड नंबर है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है, आपसे कार्डिनलिटी पूछी जा सकती है, आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जा सकते हैं। तो हर केस में आंसर आपका क्या रहने वाला है? यहाँ पे एन ऑफ ए। आपको बताना है इसके अंदर कितने मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4, यानी इसका ऑर्डर रहेगा 4। समझ आया बेटा? बहुत ईजी है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले लें, एक सेट है बी, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? एन ऑफ बी, ठीक है। ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी या फिर कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो आप आंसर बताएंगे कितने एलिमेंट है इसमें? 5, तो आंसर आएगा 5। समझ आ गया? इतना ज़्यादा मुश्किल था? नहीं। अब कार्डिनलिटी इनफाइनाइट भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। कार्डिनलिटी इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो उसकी आपने कार्डिनलिटी क्या बतानी है? सोचो। देखो, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहने वाला है ना। अगर नंबर काउंटेबल नहीं है यानी इनफाइनाइट सेट है तो क्या रहेगी कार्डिनलिटी? इसके लिए दो केस बन जाते हैं बेटा, दो केस बन जाते हैं। कौन सा कौन सा? एक तो बन जाता है ऐसे नंबर जो काउंटेबल हैं बट वो एक टाइम पे इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, आप ऐसा बोल सकते हो, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। काउंटिंग पॉसिबल है बट एंडलेस, एंडलेस काउंटिंग है। क्या है? एंडलेस काउंटिंग है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे, एक सेकेंड इसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे मुझे नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी बतानी है, किसकी? नेचुरल नंबर की। तो वो क्या आएगी? उसको हम लिखते हैं एक सिंबल से जिसको रीड करते हैं अलेफ नल। क्या रीड करते हैं? अलेफ नल। अलेफ नल इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अलेफ नल लिखने का तरीका, जैसे आप एन लिखते हैं, बस एन की लाइन थोड़ी सी टेढ़ी कर दो, ठीक है। ये होता है अलेफ नल लिखने का तरीका, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की अगर हमसे कार्डिनलिटी पूछी जाएगी तो, ठीक है। क्लियर? नेचुरल नंबर की अगर हमसे कार्डिनलिटी पूछी जाए, ऐसे नंबर जो काउंटेबल हैं लेकिन एंडलेस हैं, ठीक है, एंडलेस हैं, रुकेंगे नहीं। अब कुछ अब बोलोगे अगर ये काउंटेबल हैं तो और दूसरे कौन से नंबर हो सकते हैं? बेटा काउंटेबल तो ये हैं बट एंडलेस हैं, रुकेंगे नहीं। दूसरे आ जाते हैं रियल नंबर्स। क्या आ जाते हैं? रियल नंबर्स। अब आप बोलोगे सर इसकी भी तो काउंटिंग है। बेटा कैसे करोगे? रियल नंबर्स की काउंटिंग कैसे करोगे? 1 है, फिर 1 के बाद 1.1 है, फिर 1.2 है, ऐसे कर लोगे। तो अगर मैं इसमें और डेप्थ में जाऊँ तो 1.01 हो जाएगी, 1.001 हो जाएगी, तो समझ ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब ऐसे नंबर के लिए कार्डिनलिटी अगर बतानी है तो इनकी कार्डिनलिटी आती है कॉन्टिनम। क्या आ जाती है? कॉन्टिनम। CONTINWM, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको C के सिंबल से, ठीक है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ आया? पता चला कार्डिनलिटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ सेट के बारे में। अब ऑर्डर ऑफ सेट अगर आपको पता चला तो आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट या वाइड सेट भी बुलाते हैं। क्या होता है एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट होता है अ सेट विद नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, एक ग्रीक सिंबल है फाई, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट, ठीक है। दूसरा तरीका लिखने का है, करली ब्रैकेट्स लिख लो, करली ब्रैकेट्स लिख लो और करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट ना लिखो, ठीक है। ये दो तरीके हैं आपके एम्प्टी सेट को बताने के। इतना समझ में आया? लेकिन
अगर हम देखें, कई बार बच्चे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं ज़ीरो के साथ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में ज़ीरो बता देते हैं कि कहते हैं कि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है, बट इसका मतलब है इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट ज़ीरो है, ठीक है। यानी ये तो सिंगलटन में बदल गया, ठीक है। किस में बदल गया? सिंगलटन में बदल गया, ठीक। इतना समझ आया। मैं आपको भी बताऊंगा सिंगलटन क्या है डिफरेंस। ये सेट कहलाएगा सिंगलटन बिकॉज इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो ये तरीका जो लिखने का है ये बिल्कुल गलत तरीका है। या फिर बच्चे लिख देते हैं इस तरीके से, 5 को भी कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो ये भी गलत तरीका है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो आपको या तो सिर्फ 5 लिखना है, या तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, उसको एम्प्टी छोड़ देना है। क्लियर? इतना समझ आया आपको एम्प्टी सेट के बारे में? तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल अगर मैं इससे रिलेटेड लिख दूँ तो वो है, जैसे मैं लिख देता हूँ अ सेट ए, एक सेट मैं ले लेता हूँ सेट ए, ठीक है। उसमें मैं लिखूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 4 ठीक है। तो ये जो सेट बनेगा ये एक एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं जो 2 से छोटा हो और 4 से बड़ा हो। तो इस सेट, ये जो हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखा, ये फॉर्मेशन करेगा एक एम्प्टी सेट की, ठीक है। ये बन गया आपका एम्प्टी सेट। तो कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है। इसका आंसर रहेगा या तो कर्ली ब्रैकेट्स जो खाली हैं, और दूसरा या फिर आप लिख दो 5। इतना समझ आया? अगर इसकी हम कार्डिनलिटी की बात करें, कार्डिनलिटी या फिर ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट बोल लो, ठीक है। तो कार्डिनलिटी हम इसकी कैसे निकालते हैं? एन ऑफ सेट ए, तो वो आएगी आपकी 0। कार्डिनलिटी लिखने का तरीका 0, ठीक है। समझ आया? ये कार्डिनलिटी आ जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट। इतना सबको समझ आया? ठीक है। ये एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन नहीं की बिकॉज कुछ बच्चे जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको समझ नहीं आएगा। बाकी आप देख सकते हैं कुछ बच्चे, जैसे ए की वैल्यू दी है, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट एक्स हैं, ठीक है, और एक्स का स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल है। क्लियर? तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है 2 नहीं आता, ये आपको भी पता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। देखो, जैसे ये वाली एग्जांपल है, इसमें अगर मैं x का स्क्वायर दे रखा है, मतलब सेट में x का स्क्वायर है, ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लूँ, अगर मैं ले लेता हूँ -1 का स्क्वायर तो वो 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ 1 का स्क्वायर तो वो भी 1 आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ तो वो 4 हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका मैं स्क्वायर करूँ और आंसर 2 आ जाए। तो ये भी क्या बन गया? एक एम्प्टी सेट बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भी बहुत सिंपल है। कोई भी सेट जिसके अंदर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, ठीक है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो, वो 1 एलिमेंट कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, ये सिंगलटन सेट है। क्या है ये? इसको आप वाइड सेट नहीं कहेंगे, इसको आप सिंगलटन सेट कहेंगे बिकॉज इसके अंदर एक एलिमेंट है वो 0 है। क्या है? 0 है। तो ये बन गया सिंगलटन सेट। डिफरेंस को अच्छे से समझना, ये नल सेट है, ठीक है, ये नल सेट है, नल सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये तो सिंगलटन है। क्या है ये? सिंगलटन, ठीक है। एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सिंगलटन सेट, ठीक है। इसके साथ आप, मैं और भी एग्जांपल लिख दूं। जैसे एक सेट है जिसमें आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर लिखना है। क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो उसमें आपका क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2। तो ये भी क्या है? सिंगलटन है। समझ आ रहा है? ये भी क्या है? सिंगलटन है। तो जिसके अंदर एक एलिमेंट है वो सिंगलटन कहलाएगा। और सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? ठीक है, जैसे ये सेट है एक ए बांध देते हैं सेट को, ठीक है। तो इस ए सेट की कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 1। सिंगलटन सेट की कार्डिनलिटी 1 और एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी 0। क्लियर हो गया? अब आता है आपका ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो ये सिमिलर है, जैसे आपको कार्डिनलिटी बतानी है वैसे ही ऑर्डर बताना है, लिखने का तरीका भी सेम। एन ऑफ ए लिख लो या ऑर्डर ऑफ ए लिख लो, ठीक है। अभी मैंने बताया ऑर्डर या कार्डिनलिटी एम्प्टी सेट के लिए 0 रहने वाली है, ऑर्डर या फिर कार्डिनलिटी सिंगलटन सेट के लिए 1 रहने वाली है। क्लियर? सेम चीज़ है। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट इज नॉट डिफाइंड। अगर इनफाइनाइट सेट है उसका ऑर्डर जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, बट कार्डिनलिटी अगर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़नी है वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ऑर्डर को आप नॉट डिफाइंड बता सकते हैं। इतना समझ आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बिकॉज अगर आगे की टाइप्स को भी पढ़ने जाएंगे तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके साथ अगर जिन बच्चों को समझ आया, कंटेंट पसंद आया, ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे के लेक्चर के लिए वेट करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।